नमस्कार बच्चों। तो अब हम 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप 10 ईयर में भी देखेंगे तो ज्यादा आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एनईपी में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और लास्ट ईयर इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के आपको कुछ हेल्प मिलेगा। फर्स्ट आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक तो आपको वेटेज की क्लैरिटी आ जाएगी, एंड सेकंड ऑप्शंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट होता है, तो क्वेश्चन को टैकल करने का आपको तरीका आ जाएगा। एंड थर्ड आपके लिए कि डायरेक्ट कम से कम आपके लिए 30 से 50% के बीच में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेगा पेपर में, जो कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट देता है। इसलिए कंपलसरी है कि 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको तो आपने एनालाइज करना ही करना है, और इसलिए मैं आज के सेशन में 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको एनालाइज करवा रहा हूं विद सॉल्यूशन। तो बच्चे सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया था लास्ट ईयर। तो डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई मार्केट। बच्चे, पैंडेमिक जो हुआ था, जो कोविड का टाइम था, उस कोविड के टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आया था। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें एक्लेरियम ऑन द एसेंशियल नॉन एसेंशियल गुड्स यूज द रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू डिस्कस हाउ फर्म अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी टू मीट द चेंजेस मार्केट कंडीशन। बच्चे, इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्वेश्चन क्या है, आंसर में फिर आएंगे हम। क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि कोविड के टाइम पीरियड में हमारे पास में दो टाइप के गुड्स को हम बेसिकली कंज्यूम करते हैं, एक एसेंशियल गुड्स, एक नॉन एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स वो जो कि हमारे लिए जरूरी है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइक ग्रोसरी टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं। एंड नॉन एसेंशियल गुड्स वो जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं, उसके बिना भी हम सस्टेन कर लेंगे, लाइक परफ्यूम हो गया, एयर कंडीशन हो गया, कार हो गया, ये सब हमारे नॉन एसेंशियल गुड्स आ जाते हैं। तो दोनों गुड्स के बारे में आपसे कुछ पूछा गया है कि कोविड के टाइम पे एसेंशियल गुड्स के इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आया था और फर्म ने किस तरीके से इसको मैनेज किया। एंड सेकेंडरी आपसे यह भी कह रहा है कि उसी समय पर नॉन एसेंशियल गुड्स के साथ में उसके इक्विलिब्रियम प्राइस, उसके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आया और फर्म ने इसको किस तरीके से टैकल किया। तो दो तरीके से दोनों पे पूछ रहा है, तो हम मिक्स करके आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम इसका सबसे पहले आंसर देंगे, एसेंशियल गुड्स का आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, कोविड के टाइम पे जैसे ही न्यूज आया था, क्योंकि हम लोगों का लिए बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम लोगों ने खुद अच्छे से इसको फेस किया। तो जैसे ही खबर आए कि भैया लॉकडाउन लगने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये एप्लीकेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई से है ये क्वेश्चन, और एप्लीकेशन डिमांड एंड सप्लाई में आपको क्वेश्चन करवाया गया है। लेकिन जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे कि आपका 11th वगैरह में आ जाता था कि डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं आएगा। वो सिचुएशन बेस्ड होगा, उस पर आपको उस आंसर को कनेक्ट करना है। तो अपने आप को कनेक्ट करना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिमांड एंड सप्लाई से। तो एक पूरा क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं 5 और 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन डिमांड एंड सप्लाई से आया था, इस बार भी एप्लीकेशन डिमांड एंड सप्लाई से आएगा, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? तो आप कोई डिजास्टर ले लेगा, कोई भी ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी ले लेगा, एआई से रिलेटेड चीजें ले लेगा, तो कुछ भी एग्जांपल ले सकता है। तो खैर हम इस पे आते हैं। तो जो लास्ट ईयर हुआ था हमारा क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले एक बात समझ में आई कि एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला है, और आपको यह बात भी समझ में आया कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा, उसको आपको एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से जोड़ के देखना है, कनेक्ट करना है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा दूं आपको, कोई क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन तो क्लैरिटी आ गई, आंसर देखिए बच्चे। जब कोविड का पीरियड आया था, उस समय में हमें मालूम था कि लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन का मतलब साफ था कि हम घर से बाहर जा नहीं सकते, अपने घर में ही हमें रहना पड़ेगा। उस समय सबसे पहले हमारे माइंड में एक सवाल आया था कि अगर ये 2 3 4 महीने तक लॉकडाउन लंबा चला गया, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं आई है, कुछ मेडिसिन नहीं है, पता नहीं कब तक रहने वाला है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा हम सर्वाइव कैसे करेंगे, सस्टेन कैसे करेंगे। और उस समय में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एसेंशियल गुड्स थी ना हमारे लिए, लाइक हमारे लिए ग्रोसरी का जो सामान है, आपने देखा होगा उसको लोग 1 1 2 2 महीने एडवांस, जनरली अगर आप 10 to 15 डेज के लिए उसको स्टोर करते थे, आप व्हीट राइस वगैरह, उसको अब 2 2 महीने के लिए लोग जो है बाय कर रहे हैं। ठीक है ना, चना ये सब चीजें लोग लेकर के खरीद करके सोयाबीन वगैरह लेके रखने लग गए, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ, ग्रोसरी की शॉप भी अगर ओपन नहीं हुई, तो सर्वाइव कैसे करेंगे, उसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का स्टॉक रख ले। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी कि शॉर्टेज होगी इन चीजों की। तो उसके लिए हमने क्या करा, प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा लिया। तो एसेंशियल गुड्स की डिमांड क्या होगी, राइस हो गई। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं एसेंशियल गुड्स की बात कर रहा हूं, यहां पे बात किसी कर रहे हैं एसेंशियल गुड्स की।
बात किसकी कर रहे हैं बच्चे? एसेंशियल गुड्स की। तो एसेंशियल गुड्स की मैं बात कर रहा हूं। एसेंशियल गुड्स, इसकी दो चीजों की बात कर रहा हूं मैं, एक डिमांड की बात करूंगा, क्योंकि जब आपके पास में इक्विलिब्रियम की बात आ जाए, एप्लीकेशन डिमांड सप्लाई की बात आ जाए, तो दोनों की बात जरूर होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई, आप दोनों पे फोकस करेंगे। तो डिमांड के बारे में पता लगे, डिमांड तो भैया इंक्रीज हुआ था, एसेंशियल गुड्स की बात कर रहा हूं, डिमांड तो बढ़ा था। क्या सप्लाई क्या हुई थी? क्या सप्लाई आपके यहां पर इंक्रीज हुई थी? तो डिमांड के बारे में क्लैरिटी है, तो पहला भैया इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है? Impact of the pandemic on the demand and supply market equilibrium essential goods. Demand increased due to the panic buying, fearing of the shortage. Demand बढ़ गया कि fearing आ गई कि भैया फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज हो सकती है, या फिर लॉकडाउन की वजह से शॉप वगैरह अगर ओपन नहीं हुए तो हमारे पास में घर में पहले से स्टोर होना चाहिए. ड्यूरिंग द कोविड-19 आइटम्स लाइक सैनिटाइजर, मास्क एंड द ग्रोसरी सो द सर्ज इन द डिमांड. एकदम से इसकी जो है डिमांड एकाएक एकदम से इसकी डिमांड उमड़ गई. ठीक है ना सर, मतलब कि उमड़ गई डिमांड, एकदम से इसकी मार्केट में आ गई. सैनिटाइजर, मास्क सब कितने महंगे महंगे मिलने लगे थे. सप्लाई डिस्टर्बेड ड्यू टू द लॉकडाउन. और सप्लाई के लिए क्या हुआ? सप्लाई तो बच्चे कम हुआ. सप्लाई क्यों कम हुआ? लॉकडाउन लग गया था. लॉकडाउन में आप ज्यादा आप लेबर से काम नहीं करवा सकते हैं. ठीक है ना, मोबिलाइजेशन रुक गया था, एक जगह दूसरी के पे सामान आ जा नहीं पा रहा था सही से, तो उससे तो सप्लाई हमारी अफेक्ट हुई थी, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो गई थी. तो क्या कह रहा है? सप्लाई डिस्टर्बेड ड्यू टू द लॉकडाउन, लेबर शॉर्टेज एंड द लॉजिस्टिक इश्यूज. भैया जो लेबर जो शहरों में काम कर रहे थे या फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उस सिचुएशन में सारे लेबर काम को छोड़ छाड़ करके पैदल ही चल दिए थे अपने अपने गांव. तो लेबर की शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? तो सप्लाई की शॉर्टेज होगी, तो ऑल ओवर सप्लाई की शॉर्टेज हुई. तो एक्सेस डिमांड पुशेस द प्राइस अप. अब समझिए जरा यहां पर, पहले जो बता रहा हूं आपको, सप्लाई क्या हुआ? आपका सप्लाई कम हुआ. और यहां से आपको क्या समझ में आता है? जब डिमांड ज्यादा है, मार्केट पे पहले इक्विलिब्रियम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे ही कोविड आया तो डिमांड बढ़ गया एंड सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई कम हो गया. तो आप देखेंगे बेसिकली ऊपर क्या एक्सेस क्या है? डिमांड ज्यादा था. जब डिमांड ज्यादा था और सप्लाई है नहीं, डिमांड ज्यादा, तो कंज्यूमर कंज्यूमर में कंपटीशन क्रिएट हो गया. और जब कंज्यूमर में कंपटीशन क्रिएट हो गया तो आपको मालूम है प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. और जब प्राइस इंक्रीज होने लग गया तो आप भी इस बात को जानते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हम जो डिमांड कर सकते थे या कर रहे थे वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, और सप्लाई थोड़ी थोड़ी मास्क एंड सैनिटाइजर की बढ़ने लग गई थी. जो अल्कोहल वाली फॉर्म थी या अदर जो सोप साबुन वगैरह बनाती थी वो भी सैनिटाइजर वगैरह फॉर्म में आ गई थी. तो सप्लाई बढ़ने लगी थी, डिमांड कम होने लगी थी. तो टोटल कुल मिलाकर के इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि भैया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो ऑल ओवर कम हो गई थी और प्राइस जो है इसके इंक्रीज हो गई थी. अगर आप इसी चीज को डायग्राम से समझते हैं, 10 ईयर्स में जो है डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बट डायग्राम बना देते तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती. तो हमेशा इकोनॉमिक्स में डायग्राम की आपको जहां जहां आप मैक्सिमम हेल्प ले सकते हैं, आपको हेल्प लेनी चाहिए. तो ये आपके पास में ओरिजन है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है एंड आपके पास में बच्चे एक्स एक्सिस है. और बात करते हैं यहां पर हम डिमांड एंड सप्लाई की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप तो ये तो करना ही है आपको, एक इनिशियल इक्विलिब्रियम सेटअप तो लगाना ही है आपने. दिस वन. तो ये हमारे पहले प्राइस था, क्वांटिटी एंड डिमांड सप्लाई, कोविड से पहले, पैंडेमिक से पहले का सिचुएशन था. मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी. और जैसे ही आप जानते हैं कि भैया न्यूज आई, खबर आई लॉकडाउन लगने वाला है, वैसे ही हम लोगों ने क्या किया? वैसे ही हम लोगों ने जो डिमांड है वो क्या करा? इंक्रीज कर दिया. डिमांड इंक्रीज मतलब डिमांड कर जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया. ठीक है. और सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई कम हुई. तो सप्लाई कम हुई तो सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ. क्लियर है बच्चे? और आप इस सिचुएशन में आप एक चीज को जरा ऑब्जर्व करें. पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई था, अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को जरा देखें. तो आप न्यू कर्व, जो न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व D1 है एंड सप्लाई कर्व S1 है. न्यू कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस वन. तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई? ऑल ओवर पहले से कम हो गई. और आपके पास में जो प्राइस है वो क्या हुआ? आपका प्राइस इंक्रीज हो गया. तो ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया. क्लियर है? तो ये आपका इसका प्रॉपर डायग्राम बना कि अगर आप अपने जब डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि
कंपटीशन जो है कंज्यूमर में क्रिएट्स होगा, और फिर कंज्यूमर में जब भी कंपटीशन होता है चीज़ों को लेने के लिए, तो वहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है। प्राइस जब इंक्रीज होता है तो फिर प्राइस इंक्रीज होने से लोग फिर डिमांड कम करने लग जाते हैं और सप्लाई बढ़ाने लग जाता है। और जब डिमांड कम होता है तो डिमांड कर पे हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, और सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई कर पे अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। दोनों कर पर हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं टिल जब तक ये अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं, इवन तक नहीं पहुंच जाते। अगर आपको इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करना है अपनी थ्योरी को लिखने को, तो बहुत कुछ मैं लिखवा सकता हूं इसको, पर चलिए फिर भी देख लीजिए। इनिशियल प्राइस पे देखिए आपके पास में, आप न्यू के अकॉर्डिंग, आप इनिशियल प्राइस पे देखेंगे आप न्यू के अकॉर्डिंग कि क्या हुआ न्यू कर पे आकर के, ये आपका जो है सप्लाई का लेवल बता रहा है, और ओरिजिनल प्राइस पे, इनिशियल प्राइस पे, और आपका न्यू कर्व पे जाके देखो कि आपका डिमांड कितना हो गया था, दिस वन, ये डिमांड का लेवल है। तो क्या हो गया था आपके सामने, एट अ ओपी प्राइस देयर इज अ डिमांड इज OQ3 एंड सप्लाई इज OQ2, देयर इज एक्सेस डिमांड फ्रॉम Q2 Q3 एंड कंपटीशन क्रिएट्स अमंग्स द बायर एंड प्राइस विल बी इंक्रीज, और डिमांड विल बी डिक्रीज एंड सप्लाई विल बी इंक्रीज। क्लियर है बच्चे? अपवर्ड मूवमेंट बोथ तक क्लियर है अमंग द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। दोनों कर्व पे क्या होगा हमारा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। और जब दोनों कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट होगा कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसका ऑल ओवर रिजल्ट आपको यही देखने को मिला कि एक्सेस डिमांड पुशेस द प्राइस अप, गवर्नमेंट में स्टेप इन द विद द प्राइस कंट्रोल्स और सब्सिडाइज टू द स्टेबलाइज प्राइस। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए कि प्राइस को स्टेबलाइज करे, कुछ सब्सिडीज भी दिए जिससे प्राइस को कंट्रोल कर सके, क्योंकि भाई नेसेसिटीज गुड्स है, इसके प्राइस को ज्यादा इंक्रीज नहीं करने दिया जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ द नॉन एसेंशियल गुड्स, यार उस समय तो मुझे, आप भी जानते हैं, अपने ऊपर इस बात को लेके देखिए कि मन में ख्याल आ रहा था कि चलो एक मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, लैपटॉप खरीद लेते हैं, एसी ले आते हैं, चलो चल के बाइक या स्कूटी निकलवा लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। नहीं, उस समय मालूम था कि अभी जॉब्स वगैरह नहीं है, और पता नहीं आगे 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, भगवान जाने आगे सिचुएशन क्या होने वाला है। तो जो पैसा बचा हुआ है उसको सिर्फ सर्वाइव करने के लिए यूज करना है, जिससे कि जो हम उस पैसे, जहां तक के हम जो 1 महीने तक पैसा चला सकते थे, नॉन एसेंशियल गुड्स को हम अवॉइड करेंगे और एसेंशियल गुड्स पे फोकस करेंगे, तो हम 3 से 4 महीने तक सस्टेन कर सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो हमारे पास कुछ सेविंग बची हुई थी, उस सेविंग को हम जो नॉन एसेंशियल गुड्स पे नहीं डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं नॉन एसेंशियल गुड्स की डिमांड कम हो गई थी। क्लियर है बच्चे? और सप्लाई भी कम हुई। तो इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा डिमांड भी कम हुई, सप्लाई भी कम हुई। तो इस सिचुएशन में आप ऑटोमेटिक देखेंगे जब डिमांड ही कम होगी तो प्राइस क्या होगा, प्राइस फॉल होगा। तो नॉन एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस वगैरह जो है वो फॉल होने लग गए। तो क्या देखने को मिला, डिमांड फॉल्स ड्यू टू द रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम। भैया आप देखिएगा हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, लाइक मेरी इनकम मान के चलिए 1 लाख रुपए, अगर मैं 20% सरकार को टैक्स दे देता हूं तो मेरे पास में खुद खर्च करने के लिए 80,000 रुपए बचते हैं, इसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्लियर है बच्चे? और कोविड के टाइम में आपको मालूम है कि जॉब्स वगैरह जा रही थी, फॉर्म बंद हो रही थी, या फॉर्म जो है सैलरी वगैरह में कट ऑफ कर रही थी, तो उससे क्या हुआ, डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो गया, इनकम एंड द शिफ्टिंग द कंज्यूमर प्रायोरिटीज, जो कंज्यूमर की प्रायोरिटीज सिर्फ नेसेसरी गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गया। एग्जांपल द डिमांड फॉर द टूरिज्म, कहीं घूमने फिरने के लिए आना जाना आपने स्टॉप कर दिया था। फैशन एंड लग्जरियस इलेक्ट्रॉनिक डिक्लाइन। सप्लाई प्रोडक्शन ऑफन द स्केल डाउन ड्यू टू द लो डिमांड। अब भैया डिमांड है नहीं तो भैया वैसे लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेबर की भी कमी है, और वैसे भी इसकी जो है सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। हुआ क्या अल्टीमेट, लोअर प्राइस ड्यू टू द डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड कम होने से एक प्राइस इनके कम होने लग गए थे। एंड हाई इन्वेंट्री लेवल्स, जो अनसोल्ड स्टॉक है इनके पास में शोरूम में सब पड़ा रहने लग गया, ये स्टॉक हो गया तब, ये इंपैक्ट पड़ा इसका। फर्म स्ट्रेटजी क्या रही, अब फर्म ने कुछ अपना स्ट्रेटजी उस समय बताता हूं मैं आपको। एजुकेशन जो पहले ऑफलाइन मैक्सिमम रहता था, अब वो एजुकेशन जो है लॉकडाउन के टाइम पे वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर हो गया। एक तो ये एक एज अ फर्म के लिए ये हुआ। अब लाइक जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब बच्चे अपने घर में हैं, अब बच्चे अपनी स्टडी कैसे करेंगे, एग्जाम एकदम से सडनली आ जाएगा 3 4 5 6 महीने बाद, तो क्या प्रिपरेशन रहेगा। अब हम यहाँ पे गैदरिंग तो कर नहीं सकते स्टूडेंट्स को बुला करके, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो सोचा कि हम कुछ वीडियो के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएं। अब वीडियो के थ्रू पढ़ाएं तो हमने क्या करा, एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। तो ऐसे एक कोचिंग इंडस्ट्री में ये एक रेवोल्यूशन, एक चेंजेस आ गया, जिससे कि आज बच्चे, सही बच्चे अपना आने जाने का कॉस्ट बचाते हैं। आने पहले जाते थे बच्चे, फिर आते थे, उसमें इतना समय खराब कर लेते थे, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उनकी फीस से ज़्यादा हो जाया करती थी, फिर रास्ते में कुछ खाना, उसके बाद फिर क्लासेस के अंदर जो है अब एक क्लास अगर आपकी मिस हो गई तो फिर अगली क्लासेस पे वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रिजॉल्व हुई आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और आप इजीली जो है अपने घर में बैठ कर करके, आप जो है रजाई में आप बैठ करके अपनी क्लासेस को आप इस समय ले रहे हैं। और अगर आपको कोई बात अगर आपके मिस होगी, आपका ध्यान भटक गया, दोबारा से पीछे आके उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसा फर्म ने भी, अदर फर्म ने भी क्या करा, एक तरीके से जो ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी, क्योंकि दुकानें वगैरह तो शट डाउन हो गई, तो ऑनलाइन डिलीवरी ये सिस्टम लेके ई कॉमर्स जो है वो और एक्सपेंड हो गया। तो फर्म की ये स्ट्रेटजी रही उस समय। तो डिजिटल शिफ्ट होगी, एक तरीके से ऑनलाइन पे शिफ्ट होगी, बिजनेस मूव टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लाइक कोचिंग इंडस्ट्री है जैसे कि ऑनलाइन पे आ गई, ठीक है ना, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी एंड ई कॉमर्स की तरफ बिजनेस चली गई। सप्लाई चेन डाइवर्जिफिकेशन, अब जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई सिर्फ एक जगह ही लिमिटेड नहीं रही कि एक ही के थ्रू सप्लाई होगी, बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई ऑनलाइन और उसके थ्रू वो भी सप्लाई कर रहा है। लाइक आप देखते हैं कि एक आपके पास में फास्ट फूड वाला कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां से उसको सप्लाई करने का कंज्यूमर को डायरेक्ट भी कर रहा है, और स्विगी पे भी कर रहा है, जोमेटो भी, मतलब अलग अलग कंपनियों के थ्रू भी सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई चेन उन्होंने अलग अलग डेवलप कर लिए कि कैसे और सप्लाई हम कर सकते हैं। कोस्ट कटिंग, ऑब्वियसली कोस्ट कटिंग तो होगी। आपकी जो ऑफलाइन फीस पहले कितनी होती थी, अब जरा बताओ। पहले ऑफलाइन फीस आपकी 18,000 20,000 रुपए एक एक सब्जेक्ट की हुआ करती थी, 15,000 मिनिमम, 10,000 तो कहीं नहीं गए अगर आप गांव वगैरह में पढ़ रहे हैं तो। एक सब्जेक्ट की फीस आपकी इतनी रहती थी एक सेमेस्टर की, और अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 20 से 30,000 रुपए आपकी फीस होती थी। आप लगभग आप 1,000-1,200 रुपए में आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, और उससे अच्छा कंटेंट भी आज आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो आपका फीस ज्यादा होता था उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, उसमें आप बैठते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता था, रेंट होता था, इसके से फीस पर उसका बर्डन आता था। आज के टाइम में कुछ नहीं है, मैं अपने घर पे एक स्टूडियो बना करके मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूं। तो यहां पर मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, तो मुझे कौन सा यहां पर एक अलग से किसी को रेंट देना पड़ रहा है, या मुझे अलग से कौन सा स्टाफ वगैरह यहां पर आपको मैनेज करने के लिए रखना पड़ रहा है, मुझे कौन से यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट वगैरह यहाँ पे बिठानी पड़ रही है, ये सारी कॉस्ट कटिंग हो गई। तो एक ये चीज देखने को मिला कि कॉस्ट कटिंग देखने को मिला। क्लियर ना? डाउन साइजिंग, रिमोट वर्किंग एंड द ऑटोमेशन अडॉप्टेड टू सेव कॉस्ट, और ऑटोमेशन पे चीजें धीरे धीरे फर्म क्या आ गई, ऑटोमेशन पे आने लग गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ गया। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, इसमें आपके पास में अगर आप डायग्राम की बात करते हैं तो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं। अगर आपके पास पे डिमांड सप्लाई है, दिस वन ओरिजन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, डी डी एस एस पी एंड क्यू, तो दोनों क्या हो गए, कम हो गए। दोनों क्या क्या, डिमांड भी सप्लाई भी, तो डिमांड कम हुआ लेफ्टवर्ड, सप्लाई अभी से ज्यादा हुआ कम हुआ, तीनों सिचुएशन हो सकता है भाई। क्लियर है? डिमांड तो मैं तो यही मानूंगा कि जितनी सप्लाई कम नहीं, उससे ज्यादा तो डिमांड ही कम हो गया था, डिमांड ज्यादा कम हुआ था, सप्लाई भी कम हुआ था, सप्लाई थोड़ा सा कम हुआ था, ये हुआ। दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस वन, तो हमारी क्लियरम क्वांटिटी भी कम हो गई और एक क्लियरम प्राइस भी हमारा क्या हुआ, कम हो गया। तो ये डायग्राम इसका आप जो है बना सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना था, दो पार्ट में था इसका आंसर। एक तो आपके पास में बेसिकली देखिएगा 5 + 4 मार्क्स, तो 5 मार्क्स किस चीज के मिल रहे हैं आपके, 5 मार्क्स जो है आपके पास में यहां तक के मिल रहे हैं दिस में। यूज द रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू डिस्कस द हाउ फर्म अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी, जो फर्म की स्ट्रेटजी पर डिस्कशन कर रहे हैं आप, तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चा क्या करता है, एक में खिचड़ी बनाता है। जब आपको दो क्वेश्चन 5 और 4 में, तो पहले 5 का सॉल्व करो, उसका टाइटल डालो, ठीक है ना, कि फर्म अडॉप्टेड स्ट्रेटजी टू मीट द चेंजिंग द मार्केट कंडीशन, अंडरलाइन करो, फिर उसका आंसर लिखो, तभी तो टीचर 5 मार्क्स वहां देगा और 4 मार्क्स यहां देगा। एक में ही अगर आप कर दोगे तो कहां से मिलेगा, आपको लगेगा कि आपने 9 मार्क्स अटेंड करा, टीचर तो आपको 5 के अकॉर्डिंग मार्क्स देकर चला जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स का 10 ईयर नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है उसमें मैंने पूरा 10 ईयर आपका सॉल्व करवाया हुआ है। और 10 ईयर में बेसिकली आपको ज्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी अपने एक्सपीरियंस के यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट हुआ था एनईपी के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब 2024 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, तो वो मैंने अपने कंटेंट में, मैं आज लाइव भी जा रहा हूँ उस पेपर को लेकर करके, और वहाँ पे मैं जो है क्वेश्चन पेपर भी दोनों के दोनों मैं अपलोड कर रहा हूँ। 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी भी आपके सामने मेरी जो वीडियो अभी आ रही है, तो 2024 में फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आया था, क्योंकि जनरली आपके माइंड सेट है कि भैया 5 क्वेश्चन पूछते हैं,
तो सर आपने 10 इंपॉर्टेंट मार्क कैसे कर दिए, 15 इंपॉर्टेंट मार्क कैसे कर दिए? तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है तो उसमें ए और बी पार्ट पूछा है, उसके ऑप्शन में फिर सी और डी पार्ट भी दिया है। तो एक क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछ रहा है आपसे? 4। तो 5 क्वेश्चन होंगे तो कितनी चीजें पूछ रहा है आपसे? 20 चीजें। तो एक पेपर में 20 क्वेश्चन निकल करके सामने आ रहा है और हर एक पार्ट में भी 2 से 3 चीजें पूछ रहा है। ऐसे 2 पेपर अगर आप ले लेते हैं लास्ट ईयर 2024 के आपके एसओएल के और रेगुलर के, तो भी आपका ऑलमोस्ट कोर्स कवर होता है, जो कि लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फिर इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में अपडेट करूंगा। तो यहां ध्यान रखें, अगर आप कंटेंट में आ रहे हैं तो आपको 10 ईयर के लिए मारामारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, लाइव बैच में भी जाकर सॉल्व करवा रहा हूं, आप उस पर फोकस करें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।